हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक को रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समझते हैं कि रेजिस्टेंस में आगे किस प्रकार से डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का क्या होता है। इस टॉपिक्स पे आने के पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप। चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं कि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड होता है कौन, जब फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उसके कैटायन होते हैं और वो कैटायन जो है वो उसको फ्लो को रोकते हैं। यही रोकना ये रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे होती है? रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के। जितना लेंथ कंडक्टर का ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ, जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों? जो थिन वायर रहते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है आपका वो गर्म हो जाता है, उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है अंदर, वो फिलामेंट थिन वायर का बना रहता है। तो थिन वायर जितना एरिया कम होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उतना ही ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उतना ही रोकेगा, और रोकेगा तो हीट जनरेट होगी। आप देखते हैं कि बाहर जो जितनी भी आपकी हाई टेंशन लाइंस डली रहती हैं उसके अंदर मोटे वायर्स डले रहते हैं। तो मोटे वायर्स डालने का रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हम बढ़ा देते हैं, ज़्यादा थिक कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आसानी होती है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जब आसानी होती है तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी भी कम हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि इंक्रीज होता है तो आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों इक्वेशन को मैं मिला देता हूँ। तो रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L अपॉन A। अब प्रोपोर्शन का साइन मुझे हटाना है यहाँ से, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगती है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को रो कहा जाता है, एंड इट इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है या रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो देखें आप यहाँ पर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें ए में, तो आर रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाता है। तो ए, ये तो हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, उसका एक फॉर्मूला आ जाता है। अब देखें, मैं ये मान लेता हूँ कि कोई कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। तो दोनों को 1 कर दूं तो रो जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? आर के। मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है। तो किसी भी कंडक्टर वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। किस रेजिस्टेंस के इक्वल होता है? जो कि 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय अ लॉन्ग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सी, यहां देखें हम एसआई यूनिट की बात करें तो आर जो है आपका वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं ओम में, एरिया को मेज़र करते हैं मीटर स्क्वायर में, और अपॉन में मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया क्योंकि लेंथ मीटर में होता है, तो ओम इंटू मीटर। तो एसआई यूनिट जो हो गया इसका, वो एसआई यूनिट जो हो जाता है वो ओम इंटू मीटर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस के इक्वल है। डिफाइन देखें यहाँ पर, डिफाइन ये हो गया है कि 1 मीटर, स्टैंडर्ड बता दिया कि 1 मीटर लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो वो कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट रेजिस्टेंस इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर वायर।
ओके, नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं कि रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। तो रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वैसे तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, मगर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग दो कॉम्बिनेशन आपको रेजिस्टेंसेस के पढ़ना है। एक कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है आपका वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मान लेते हैं इट इज़ योर क्लासरूम, ये क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम के अंदर आपकी बेंचेस लगी हुई हैं, ये बेंचेस लगा दी मैंने। ये क्लासरूम और इस क्लासरूम के अंदर जो है वो बेंचेस मैंने लगा दी। ये बेंच ए है, बेंच बी है, बेंच सी है, ठीक है। इस बेंच को मैंने क्या किया, ए बेंच को बी से एक वायर से अटैच कर दिया, बी से सी को अटैच कर दिया और ए और सी को जो है बीच में किसी बड़ी बेंच से अटैच कर दिया। तो ये ए बी सी, ये इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन हो गया, जो साइड वाइज है, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये सीरीज कहलाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो अब इसी एबीसी बेंच को लेते हैं अपन, एबीसी बेंच को लेते हैं वही सेम क्लासरूम के अंदर, मगर इसका अरेंजमेंट चेंज करते हैं। एक बेंच मैंने ली, दूसरी बेंच ली और तीसरी बेंच ली। बेंच ए बी और सी तीनों बेंच ले ली और मैंने देखा यहाँ पर कि मैंने अलग अलग जो है इनको से कनेक्ट किया था। यहाँ पर ए को, बी को, सी को एक टर्मिनल पर और इनको दूसरे टर्मिनल पर, मान लो एक्स और वाई टर्मिनल पर मैंने अटैच कर दिया और इन सब का अटैचमेंट एक बड़ी बेंच से कर दिया मैंने, बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं ना, ये ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, दैट कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इन द सिमिलर वे, तो सीरीज आपका जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अंदर जो है दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है आपके, इन दोनों को यदि मिक्स हो जाए, मिक्स कर दिया जाए तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज सेड टू बी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टेंस लिया मैंने, सपोज आई हैव 3 रेजिस्टेंसेस। एक रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड रेजिस्टेंस है R2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस है R3। जैसा कि मैंने बताया था कि बेंचेस को मैंने जोड़ा है, ये इसका टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है और ये टर्मिनल D है। ABCD टर्मिनल्स के बीच के अंदर इसको लगातार कंटिन्यूशन में अपन जोड़ते चले जाएं तो ये जो है आपका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है फाइनली हम इसका अटैचमेंट एक बैटरी मतलब सेल से और एक की से करते हैं। एक की से कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने। तो ये बैटरी जो है इस कॉम्बिनेशन के अंदर आई करंट सेंड कर रही है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की हर एक की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के बीच में वो V1 होगा, R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और R3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V3 होगा। तो A और D, अब टोटल यदि मैं रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो A और D के बीच को, ये R1 R2 R3 को एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लूं तो टोटल वोल्टेज जो हो जाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो जाता है? V हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यदि मैं ओम्स लॉ से चलता हूं तो यह देख रहा हूं कि हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू सेम है। मीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर की रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है।
मगर पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टिविटी, उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उनके टर्मिनल्स पर डिफर होता है। मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोज, वो कॉम्बिनेशन जिसमें कि हर एक रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट का करंट फ्लो होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस देम इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफर होता है। अब इनका टोटल कॉम्बिनेशन यदि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मानूं तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ये इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मैं मान लूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मेरा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो टोटल A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू IR। इट इज आवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है। ठीक, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 यदि हो जाता है तो हम इक्वेशन से हमें वैल्यू मालूम है फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखें आप, V1 मालूम है, V2 मालूम है, V3 मालूम है, V मालूम है, और V1, V2, V3 सब में से कॉमन जो है I है, तो मैं I कॉमन निकाल लूँगा उस प्लस में से, और यहाँ लिखूँगा V की जगह IR लिखूँगा, यहाँ I कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I कैंसल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स वाओ, कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ दोज रेजिस्टेंसेस विच आर कंबाइंड इन द सीरीज। मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा वो उस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हर एक रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपका कहाँ देखा है आपने? आपके डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर जब आप दिवाली आती है, दशहरा आता है, तो आप घर के आगे सीरीज़ टांगते हो। तो सीरीज़ टांगते हो तो उसमें एक स्विच लगाते हो, सारे बल्ब एक साथ जलते हैं, बंद होते हैं, जलते हैं, बंद होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ होता है। लेकिन आपके घर के अंदर आप देखते हैं डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है, पंखे का एक अलग स्विच है, ट्यूबलाइट का अलग स्विच है, बल्ब का अलग स्विच है, जो है बाकी पावर प्लग्स वगैरह के सब अलग स्विचेस होते हैं। तो वो अलग स्विचेस यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यदि एक आप सीरीज लगाओगे, स्विच लगाओगे, तो एक स्विच से सारे बल्ब, ट्यूबलाइट, फैंस वगैरह चलने लगेंगे, रन होने लगेंगे। मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में किया जाता है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है ताकि एक स्विच से केवल एक इंस्ट्रूमेंट ही ऑपरेट हो सके। यदि सारे एक ही स्विच से ऑपरेट होंगे तो हमारा टोटल सारे फैंस, ट्यूबलाइट्स केवल एक सिंगल वन स्विच से ही जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएंगे, ऑफ होंगे। इसमें एनर्जी का भी लॉस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी लॉस होगा। इसलिए डोमेस्टिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। ये रिमेंबर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो मैंने बताया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होता है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच same amount of current is flowing through each of the resistance at that different potential difference। potential difference जो होगा वो डिफर रहेगा, मगर सेम अमाउंट का करंट जो है फ्लो होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो ऐसा होता है कि दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम रेजिस्टेंसेस को अटैच करते हैं। दो जो है आपके रेजिस्टेंसेस को हमने अटैच किया, ये अटैच किया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। दो ही टर्मिनल है। आपने सीरीज़ में देखा कि ABCD अलग अलग टर्मिनल से, मगर यहाँ फिक्स दो टर्मिनल है और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, V पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। कब? जब मैं बैटरी से अटैच करूँगा इसको और एक की से अटैच करूँगा
और यहाँ से बैटरी जो है आपकी वो I करंट फ्लो करेगी। किस में फ्लो करेगी? इस कॉम्बिनेशन में फ्लो करेगी। तो कॉम्बिनेशन में फ्लो करेगी तो टर्मिनल A पर करंट आएगा तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2 एंड I3। रेजिस्टेंस में अब आप चेक करें, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मगर रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिफर हो रहा है। फिर टर्मिनल बी पर जाकर ये सारे करंट जो हैं वो कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं आई में। तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टेंस एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब मैं फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 जो होगा वो V/R1 होगा, I2 जो होगा V/R2 होगा और I3 जो होगा वो V/R3 होगा। इक्वेशन नंबर 3। यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका वो R होता है तो I जो होगा V/R के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम बात करें टोटल करंट की, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों कंबाइन हो जाएंगे। तो I1, I2, I3 इन सब में से सेम क्वांटिटी जो दिख रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कॉमन आ जाएगा। I की वैल्यू जो है मेरे पास V/R है, यहाँ से V कॉमन तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसल तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वाओ, मज़ा आ गया। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocals of all resistances combined in the parallel combination। मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो तुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल इस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हर एक रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको और आगे की बात बताऊंगा। ठीक, वेट एंड वॉच।